देखो आज हमको ई गवर्नेंस पढ़ना था। ई गवर्नेंस। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये ई गवर्नेंस होता क्या है। देखो कल ही हमने पढ़ा था ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कंप्यूटर इंटरनेट का उपयोग करके सामानों की खरीद बिक्री की जाती है, उसको कहते हैं ई कॉमर्स। मतलब किसी भी शब्द के आगे आप ई जोड़ देते हैं तो उसका जो ई शब्द है वो बताता है इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे भी ई जोड़ा है गवर्नेंस के आगे। तो ई तो क्लियर है, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंटरनेट, ये सब ई अपने आप में ये शब्द समाहित किए हुए हैं। गवर्नेंस शब्द का मतलब होता है, गवर्नेंस शब्द बना है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब सरकार, और गवर्नेंस मतलब क्या है? एक अच्छा प्रशासन। मतलब जो सरकार या प्रशासन होता है वो अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद हो गया है। देखो एक शब्द होता है ई गवर्नमेंट। ई गवर्नमेंट, सामान्यतः ई गवर्नेंस ई गवर्नमेंट सब एक ही माना जाता है, सामान्यतः बता रहा हूं। लेकिन यदि अंतर देखा जाए तो ई गवर्नमेंट अलग है, ई गवर्नेंस अलग अलग है। मतलब अवधारणा बिल्कुल अलग है। सामान्यतः बोलचाल की भाषा में हम सब कुछ है कि भैया ई गवर्नेंस के अंतर्गत ई गवर्नमेंट है, इंटरनेट गवर्नमेंट है, सब शामिल हो जाता है। लेकिन अवधारणा अलग अलग है। ई गवर्नमेंट एक बहुत सीमित अवधारणा है। सीमित अवधारणा मतलब क्या है? सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हो, इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट उपलब्ध हो। ये जब सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतलब इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है ई गवर्नमेंट है। मतलब आप सरकार से कोई काम करा रहे हो, छोटा सा आप रिजर्वेशन भी कराने जा रहे हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से करा लिया। आप अपना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से इंटरनेट के माध्यम से बना लिया। आपने अपना कोई भी कार्यक्रम फॉर्म भर दिया आपने एमपी ऑनलाइन से, तो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये जो सब है ना कि जब सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होती है तो उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो कहलाता है ई गवर्नमेंट। अब देखो आप किताबों में यदि परिभाषा देखोगे तो ई गवर्नेंस की परिभाषा भी लगभग यही लिखी मिलेगी। ई गवर्नेंस में क्या लिखा है कि भैया जब सरकारी सेवाएं और सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों को उपलब्ध होती है तो उसी को ई गवर्नेंस कहते हैं। लेकिन ई गवर्नेंस इससे वृहद अवधारणा है। ये तो ई गवर्नमेंट है कि जब सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हो जा रही हैं तो वो ई गवर्नमेंट हो गया। ई गवर्नेंस एक वृहद अवधारणा है, और ई गवर्नेंस का मतलब यह होता है कि जब जब क्या है, सरकारी सूचनाएं सेवाएं सरकारी सूचनाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समन्वय किया जाए। समन्वय किया जाए, सरकारी सूचनाएं एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी का समन्वय किया जाए। साथ ही इस ई गवर्नेंस में लोगों की भागीदारी, लोगों की भागीदारी, इसका भी ध्यान, पीपल्स पार्टिसिपेशन। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस सिर्फ इतना नहीं है कि आपने सरकारी सुविधाएं या सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता को दे दी। अभी ई गवर्नेंस के जब स्तंभ देखेंगे ना तब आपको समझ आएगा कि एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि अभी ई गवर्नेंस का एक पिलर है, उस पिलर में लिखा है सिटीजन, नागरिक केंद्रित होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं। केवल सूचनाएं और सेवाएं नागरिकों को ऑनलाइन दे देना सीमित अवधारणा ई गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस
ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जिसमें क्या है, नागरिकों की भागीदारी को भी तय किया जाता है। भाई नागरिकों को भी शामिल करो, पीपल्स पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, तब जाके ई गवर्नेंस बनेगा। तो देखो सामान्यतः आप ई गवर्नेंस ये समझो कि भाई सरकारी सूचनाएं और सेवाएं प्रदान करने में सूचना संचार एवं संचार प्रौद्योगिकी का समन्वय किया जाता है, उसका उपयोग है वो एक साधन है, इसमें नागरिकों की भागीदारी भी तय होती है, ये ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंट क्या है, ई गवर्नमेंट केवल और केवल क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का सहारा लेके सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना ई गवर्नमेंट कहलाता है। मतलब ई गवर्नमेंट आप समझो एक बहुत सीमित अवधारणा है, जबकि ई गवर्नेंस एक वृहद अवधारणा है जो अपने अंदर ई गवर्नमेंट को भी समेटे हुए। मतलब देखो ई गवर्नेंस के अंतर्गत ई गवर्नमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ई गवर्नेंस है और ई गवर्नमेंट है। फिर एक शब्द और उपयोग में आता है, को हम कहते हैं स्मार्ट गवर्नमेंट। स्मार्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट गवर्नमेंट। स्मार्ट गवर्नमेंट का मतलब देखो फुल फॉर्म है सिंपल, सिंपल मतलब सरल। दूसरा है एम, एम फॉर मोरल, मोरल मतलब नैतिक, नैतिक। तीसरा है ए, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह। आर रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मीन उत्तरदायी। और टी मतलब ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी। स्मार्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट गवर्नमेंट मतलब क्या है, अब देखो स्मार्ट गवर्नमेंट भी है, स्मार्ट गवर्नेंस शब्द भी उपयोग कर लो, बात एक ही है। बस आपको स्मार्ट पता होना चाहिए कि जब जैसे स्मार्ट जुड़ जाता है गवर्नेंस या गवर्नमेंट के आगे, तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है एक ऐसा प्रशासन या एक ऐसी सरकार जो सरल है, मतलब सिंपल है, नैतिक है, जवाबदेह है, उत्तरदायी है और पारदर्शी है। ये जब चीज सब चीज समाहित होती हैं, ऐसी गवर्नमेंट या ऐसे प्रशासन को ही हम क्या है, स्मार्ट गवर्नमेंट या स्मार्ट प्रशासन कहते हैं। शब्दों का अर्थ तो पता है, पारदर्शिता, जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए कि ऐसा निर्णय क्यों लिया जा रहा है। बंद कमरे में बैठ के सारे निर्णय ना हो, ऐसा ना हो कि जनता को पता ही नहीं कि ऐसा क्यों हो। पारदर्शिता होनी चाहिए, अधिक से अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होना चाहिए कि जनता की कोई मांग है तो वो सरकार तक पहुंचे और सरकार उसके प्रति रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसके लिए कौन उत्तरदायी होगा। फिर जवाबदेह, अकाउंटेबिलिटी, यदि सरकार ने कोई निर्णय लिया है और वो निर्णय गलत होता है, उससे जनता जन धन की हानि होती है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिव होगा। और मोरल मतलब तो जानते हो नैतिक रूप से कि भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ये सारी चीजें। और सिंपल, सिंपल का मतलब क्या है, बहुत जटिल प्रशासन या जटिल सरकार नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पर जो जटिलता का मतलब ये केवल गवर्नेंस से है, गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है जटिलता से, जटिलता का मतलब गवर्नेंस से है। प्रशासन ऐसा सरल होना चाहिए कि आम आदमी समझ सके, आम आदमी के पल्ले पड़े। मतलब ऐसा कठिन नहीं हो कि एप्लीकेशन अंग्रेजी में लिख के आओ तब जाके तुम्हारा काम करेंगे। मतलब जबरन का, जिसको कहते हैं ना अपन, कागज पत्र इकट्ठा करना, लाल फीता शाही। जितनी लाल फीता शाही रहेगी, मतलब एक छोटा सा काम कराने के लिए भी कुटवार से लिखवा के लाओ, पटवारी से लिख के लाओ, बहुत लंबा प्रोसेस, प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए, आम आदमी के समझ आना चाहिए। तो वही होता है सिंपल। तो ये जब सब चीजें किसी गवर्नेंस में समाहित होती हैं, तो उसको हम क्या है, स्मार्ट गवर्नेंस कहते हैं। देखो स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट जो गवर्नेंस है वो कहीं ना कहीं क्या है, ई गवर्नेंस को भी समाहित करती है कि ई गवर्नेंस जब बात की जाएगी तो भी ये चीज होना चाहिए। तो देखो ये क्या है ना, ई गवर्नेंस, ई गवर्नमेंट और स्मार्ट गवर्नमेंट, इतनी बात है। अब देखो सबसे मेन इसमें यह है कि इस ई गवर्नेंस के स्तंभ कौन से हैं, पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस, स्तंभ, ई गवर्नेंस के स्तंभ। स्तंभ मतलब समझ रहे हैं ना, जिनके दम पर ई गवर्नेंस खड़ा हुआ है। ई गवर्नेंस भवन है, उसके पिलर, चार पिलर हैं इसके। सबसे पहला है
लोग, पीपल। दूसरा है प्रोसेस, प्रक्रिया। तीसरा संसाधन, रिसोर्स। और चौथा है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। चार स्तंभ है। अब देखो इन चार स्तंभों को समझोगे तब आप आसानी से समझ जाओगे कि ई गवर्नेंस कितनी वृहद अवधारणा है। चार पिलर है। पहली बात तो क्या है, लोग। ई गवर्नेंस में जो भी बात होगी वो क्या होगी, पीपल्स ओरिएंटेड होगी, नागरिक केंद्रित। सबसे मेन पिलर है ई गवर्नेंस का। ई गवर्नेंस जो भी सुविधा उपलब्ध करा रही है सरकार, यदि कोई सुविधा इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध करा रही है, सिटीजन ओरिएंटेड, नागरिक या पीपल्स ओरिएंटेड, लोग के मतलब पूरा प्रपंच ही इसलिए है कि लोगों को सुविधा मिले। सरकार की कोई चिंता नहीं हो रही, सरकारी अधिकारियों की कोई चिंता नहीं है। ये नहीं कह सकते कि सरकारी अधिकारी इसको कैसा करेगा, उससे कोई मतलब नहीं। यहां पर पूरी चीज किसके लिए है, नागरिक के लिए। तो सबसे मेन विशेषता है, सबसे मेन पिलर है ई गवर्नेंस का, पीपल्स ओरिएंटेशन या फिर सिटीजन ओरिएंटेड। पीपल शब्द यूज किया गया है लेकिन वो पीपल्स मतलब नागरिक, इस देश के जो नागरिक है उनके लिए है। सिटीजन ओरिएंटेड, पूरा जो प्रशासन है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचनाएं, सुविधाएं, जो भी ई गवर्नेंस में आप काम कर रहे हो, ई गवर्नेंस के तहत आप जो भी काम कर रहे हो, वो क्या होना चाहिए, लोगों के केंद्र से, लोगों को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए। लोग उस सुविधा का लाभ उठा सके, उसका सही से जिसको कहना चाहिए कि लोगों के वो काम आ सके, इसको ध्यान में रख के करना चाहिए। ठीक है ना। तो पहला और सबसे मेन केंद्र बिंदु क्या है, लोग। दूसरा पिलर है प्रोसेस, प्रोसेस प्रक्रिया। अब प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, खासकर सरकारी कार्यक्रमों में ऐसा हो जाता है कि केवल प्रोसेस, अधिकारी केवल प्रक्रिया की चिंता करता है कि भैया प्रक्रिया में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया में छेड़छाड़ होगी तो जवाब देना पड़ेगा मेरे को, तो भाड़ में जाए, लोगों को लाभ मिले या ना मिले। पूरा काम उन्होंने कहा कि प्रक्रिया को ही संचालित करने के लिए, मतलब रिजल्ट गौण हो गया, प्रक्रिया मेन हो गई है। तो यहां पर जो ई गवर्नेंस का दूसरा स्तंभ है उसमें बोला जा रहा है कि जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी सरल होनी चाहिए। प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए कि नागरिक उसका उपयोग, क्योंकि देखो पहले ही बताया पीपल्स ओरिएंटेड है, लोगों के लिए सेवाएं दे रहे हैं और लोग ही उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे तो फिर ई गवर्नेंस किसका, किसी काम का नहीं है। तो क्या है, दूसरा ई गवर्नेंस का स्तंभ है प्रक्रिया। प्रक्रिया सरल होनी चाहिए, ऐसी हो, सिंपल हो कि बिल्कुल आम आदमी भी उसको कर सके। मोबाइल से ही आपका फॉर्म भरा जाए, ऐसा नहीं हो कि आपने सरकारी सुविधा के लिए बोल दिया कि एमपी ऑनलाइन चल जाओ, एमपी ऑनलाइन बोल रहा है 500 रुपए लगेगा, आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो प्रक्रिया सरल। तीसरा क्या है, संसाधन, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। संसाधन का उपयोग एफिशिएंटी होना चाहिए। एफिशिएंट मतलब मितव्ययता, दक्षता, इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। एफिशिएंट, दक्ष होना चाहिए। यदि आपके पास संसाधन है तो उन संसाधनों का उपयोग मितव्ययता और दक्षता पूर्ण होना चाहिए। संसाधनों का दुरुपयोग या संसाधनों की हानि नहीं होनी चाहिए। अब देखो ई गवर्नेंस में संसाधन कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, बिजली है, ये सब संसाधन है। लोग हैं, ये सब संसाधन है। इन सब संसाधनों का उपयोग दक्षता पूर्वक होना चाहिए। और दक्षता का मतलब क्या होता है, कम चीज में ज्यादा, कम सामान में ज्यादा सामान का निर्माण करना, दक्षता, एफिशिएंटी, औसत ज्यादा होना चाहिए। तो दक्षता का ध्यान रखना चाहिए। और चौथा है प्रौद्योगिकी। भाई ई गवर्नेंस का तो स्तंभ भी है प्रौद्योगिकी, बिना प्रौद्योगिकी के तो ई गवर्नेंस हो ही नहीं सकता है। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, तो ध्यान में ये रखना चाहिए कि भैया टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल हो, लोगों के पास टेक्नोलॉजी हो, लोग टेक्नोलॉजी को समझते हो, लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हो। अब तुम ई गवर्नेंस तो ला रहे हो लेकिन इंटरनेट इतना महंगा कर दे रहे हो कि आम आदमी उस इंटरनेट का उपयोग ही नहीं कर पा रहा है। आपने एमपी ऑनलाइन के तहत सुविधाएं उपलब्ध करा दी लेकिन एमपी ऑनलाइन के सेंटर ही नहीं है आपके यहाँ पे, वहां पे लाइन लग रही है,
जबकि ई गवर्नेंस तो इसलिए लाई गई है ना, ताकि नागरिक जो उन्होंने कहा कि ऑफिस में जाके लाइन लगाते हैं उससे मुक्ति मिल सके। तो प्रौद्योगिकी का ध्यान रखना चाहिए कि प्रौद्योगिकी की बहुत ज्यादा जटिल ना हो, बहुत ज्यादा महंगी ना हो, और आम आदमी इसको आसानी से उपयोग कर सके, ऐसी प्रौद्योगिकी। इसलिए देखो ई गवर्नेंस से अब शब्द आ गया है एम गवर्नेंस। एम गवर्नेंस, ज्यादातर सुविधाएं मोबाइल पे एप्लीकेशन के माध्यम से है। फलाने काम के लिए ऐप डाउनलोड करो, उस ऐप डाउनलोड में फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें अपना डाटा अपलोड करो और आधे से ज्यादा काम आप स्वयं ही कर सकते हो। जैसे अभी भी देखो इस स्तर पर नहीं पहुंचा है, जैसे आप व्यापम और एमपीपीएससी का फॉर्म भरते हो तो भी आपको क्या है, एमपी ऑनलाइन की शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि मोबाइल से फॉर्म भरना अभी भी उतना सरल नहीं है। भरने को भर देते हैं लेकिन उसके लिए थोड़ा सा क्या है, जटिल है, वो भरने वाले भर देते हैं मोबाइल से ही फॉर्म। तो क्यों ना एमपीपीएससी अपना एक ऐप बना ले, बना सकता है ना, सारे सारे लोग ऐप बना ले रहे हैं, तो एमपीपीएससी जैसा बड़ा संस्थान अपना ऐप नहीं बना सकता कि एक ऐप आप एमपीपीएससी के वेबसाइट पे जाओ, एमपीपीएससी की वेबसाइट पे लिखा रहता है ना कि भैया व्हाट्स न्यू, अभी करंट में क्या चल रहा है, फिर रिजल्ट कौन कौन से आ रहा है, नोटिफिकेशन कौन। तो ऐसा एक ऐप बना ले एमपीपीएससी, हर आदमी उस ऐप को डाउनलोड कर ले, उस ऐप में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, उस ऐप में फॉर्म भरना बहुत आसान हो सकता है कि केवल आपको एक बार डाटा अपलोड करना है, हर बार फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं हो सकती है। व्यापम भी अपना एक ऐप बना सकता है, तो ये सेवाएं और सरल हो जाएंगी। तो मतलब देखो ई गवर्नेंस का ये एक स्तंभ है प्रौद्योगिकी, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो कायदे से ये भी कर सकते हैं लेकिन अभी तक उनको ध्यान में नहीं आया, या कोई उनको बताने वाला नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि करना नहीं करना, या जानबूझ कर नहीं करना चाह रहे, जो भी हो। तो ऐप हो सकता है, हर चीज के लिए धीरे धीरे क्या है, एप्लीकेशन आते जा रहे हैं। प्राइवेट कंपनी तो आप देख ही रहे, जो भी इंटरनेट पर सर्विस प्रोवाइडर है सबका अपना अपना ऐप है। जोमेटो के लिए अलग है, पेटीएम का अपना अलग ऐप है। तो जब ये छोटी छोटी कंपनियां हैं, ये जो जिसको कहना चाहिए जिनका काम केवल सामान डिलीवर करना है, वो अपनी ऐप बना सकती हैं। तो ये तो नागरिकों को, हजारों लाखों नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराती, इनका भी अपना ऐप हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जब ऐप हो जाएगा तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए और सरल हो जाएगी, क्योंकि एप्लीकेशन को चलाना आसान होता है वेबसाइट चलाने की तुलना में, क्योंकि वेबसाइट का है थोड़ा सा बड़ा एल्गोरिदम रहता है और उसको चलाना थोड़ा सा जटिल है। ऐप चलाना बहुत आसान हो जाता है। ऐप में आप गए, उनका फॉर्म भरना है, किस चीज का फॉर्म भरना है, उस पर क्लिक किया, अपना डाटा अपलोड किया, और एक ही बार अपलोड किया, हर बार अपलोड करने की जरूरत नहीं। जैसे अब सरकार कई बार कहती है, सरकार ने वादा किया था कि हर बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार फॉर्म भर दो, उसकी एक यूनिक आईडी बना देंगे और हर बार व्यापम का फॉर्म भरने से मुक्ति। तो ये एप्लीकेशन के माध्यम से भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो ये चार बेसिक पिलर हैं, और चार पिलरों के माध्यम से आप समझो कि ई गवर्नेंस एक बहुत वृहद अवधारणा है। केवल सरकारी सेवाओं और सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध करा भर देने से ही ई गवर्नेंस नहीं होता है। ई गवर्नेंस के अंतर्गत ये चारों चीज होना चाहिए। पीपल्स ओरिएंटेड, लोक केंद्रित, पूरा काम नागरिकों को ध्यान में रख के होना चाहिए, नागरिकों की भलाई के लिए, नागरिकों की सुविधाओं के लिए, जो हमारे लोग हैं उनके लिए सारा काम हो रहा है। यदि आपके किसी भी काम से लोगों को कोई फायदा नहीं है, घाटा है, तो आप ई गवर्नेंस नहीं है। क्योंकि सिर्फ सूचना दे देना नहीं है, सेवाएं दे देना नहीं है, ये भी ई गवर्नेंस में देखना जाना चाहिए कि जो सेवाएं हम नागरिकों को उपलब्ध करा रहे हैं वो एफिशिएंट रूप से नागरिकों को पहुंच सके, नागरिक उसका उपयोग कर सके। इन चीजों का भी ध्यान रखना है। फिर नागरिक अपना फीडबैक आप तक आसानी से पहुंचा सके, इसका भी ध्यान रखना है। नागरिक शासन में पार्टिसिपेशन अधिक से अधिक हो सके, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये सब चीजों को जब ध्यान रख के एक जो अवधारणा विकसित की गई उसे ही कहते हैं ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट में आप अंतर थोड़ा सा ध्यान रखना। ये ई गवर्नेंस के चार स्तंभ हैं, इन्हीं चार स्तंभों के माध्यम से ई गवर्नेंस, जिसको कहना चाहिए कि ई गवर्नेंस खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ई गवर्नेंस की परिभाषा और ई गवर्नेंस के ये पिलर हो गए। फिर देखो इसमें है ई गवर्नेंस के प्रकार, ई गवर्नेंस के प्रकार। और प्रकार में वही जो कल अपन ने देखा था, ई कॉमर्स के जैसे प्रकार थे वैसे ई गवर्नेंस के प्रकार है। मतलब पहला प्रकार हो गया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जी टू जी।
अर्थात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार। जब सरकार का एक विभाग किसी दूसरे विभाग से ई गवर्नेंस के माध्यम से संपर्क करता है तो वो ई गवर्नेंस G2G की श्रेणी में आता है। मतलब क्या है, जब सरकार का एक विभाग दूसरे विभाग से ई गवर्नेंस के माध्यम से संपर्क करता है तो वो G2G कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, G2G। ठीक है ना। तो देखो ऐसे बहुत सारे आपको ऑनलाइन पोर्टल दिखाई देंगे, इसमें क्या है, सरकार एक जगह से एक सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग से संपर्क स्थापित करता है। जैसे एक प्रगति पोर्टल है, प्रगति पोर्टल है, इसका भी फुल फॉर्म होता है, भी अपन सारे पोर्टलों को अलग से देखेंगे। ठीक है ना। ये प्रगति पोर्टल भी एक सरकार से दूसरे सरकारी विभाग संपर्क करता है। आंध्र प्रदेश सरकार का एक स्मार्ट गवर्नमेंट पोर्टल चलता है। ठीक है ना। तो ये आप समझ जाओ कि एक सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग से जब संपर्क स्थापित करता है और ई गवर्नेंस का उपयोग करता है तो उसी को कहते हैं हम G2G। फिर दूसरा क्या है, G2C। G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार से जनता। ठीक है ना। मतलब सरकार और नागरिकों के बीच, सरकार एवं नागरिकों के बीच जब ई गवर्नेंस के माध्यम से कोई व्यवहार या संपर्क स्थापित होता है तो उसे क्या कहते हैं, G2C। और G2C की तो बहुत कॉमन उदाहरण है, आप ऑनलाइन बिजली का बिल पे कर दे रहे हो तो भी क्या है, G2C है। सरकार आपको कोई ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करा रही है, आपने ऑनलाइन अपने प्लाट की नकल निकलवा ली, रजिस्ट्री करवाते हैं ऑनलाइन, ये सब G2G। आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, सरकार ऑनलाइन कोई भी सुविधा उपलब्ध करा रही है, आप कोई भी सरकार से संपर्क स्थापित कर रहे हो, आप बिल भी जमा कर रहे हो तो भी संपर्क स्थापित करना है। ठीक है ना। तो वो क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन है। और ये इसके उदाहरण तो बहुत सारे हैं। फिर तीसरा है गवर्नमेंट टू बिजनेस। सरकार का व्यापार जगत या व्यापारियों से संपर्क स्थापित किया जाता है ई गवर्नेंस के माध्यम से तो वो G2B कहलाता है। अब सरकार भी क्या है, बड़े स्तर पर खरीदी करती है, सरकारी विभागों में खरीदी होती है ना। तो अब क्या है, इधर भी इलेक्ट्रॉनिक सरकार ने अलग अलग पोर्टल बना लिए हैं। जैसे एक पोर्टल बनाया है सरकार ने MCA21, सरकार जो भी खरीदी करेगी इस पोर्टल के माध्यम से करेगी। ई बिज पोर्टल है एक। ये सब क्या है, गवर्नमेंट टू बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और एक और होता है जिसको कहते हैं गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। मतलब सरकार और सरकार के कर्मचारी, जब सरकार अपने कर्मचारियों से जब ऑनलाइन या ई गवर्नेंस के माध्यम से संपर्क स्थापित करती है तो G2E है। भाई आपकी सैलरी ऑनलाइन हो गई, आपका पीएफ का अकाउंट ऑनलाइन आप देख सकते हो, उसमें पैसा जमा कर सकते हो, ये जो सारी सुविधाएं ये सब क्या है, G2E के अंतर्गत आती है। ठीक है। फिर एक और इसको कह सकते हैं, बस ये चार ही है, बाकी तो फिर क्या है, जो नागरिक टू नागरिक है वो तो ई कॉमर्स के प्रकार के अंतर्गत। हाँ हाँ। तो देखो एक तो G2G है, एक G2C है, एक G2B है। G2B में क्या है, MCA21 है। और एक और पोर्टल क्या है, ई बिज पोर्टल है, ई बिज पोर्टल है। ये दो उदाहरण याद रखना। और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय में तो आप जान ही रहे हो कि सरकार अपने कर्मचारियों को, तो उनकी सैलरी पैकेज है, उनका पीएफ अकाउंट है, उनका ईपीएफओ का, तमाम तरह की जो भी सुविधाएं हैं वो जब आपस में उपलब्ध करा रही है तो वो क्या है, G2E के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। तो देखो ये ई गवर्नेंस के प्रकार हैं। जैसे ई गवर्नमेंट, जैसे अपन ने ई कॉमर्स के प्रकार देखे थे, वैसे ही क्या है, ई गवर्नेंस के प्रकार हैं। इतने प्रकार के ई गवर्नेंस हमको दिखाई दे रहे हैं। अब देखो हमको इसको सीधे ज्यादा अवधारणा के स्तर पर जाना नहीं, कोई निबंध तो लिखना नहीं है हमको, केवल क्या है,
फ्री के हिसाब से देखना है। तो इसमें अब सीधे जाते हैं हम भारत में ई गवर्नेंस के बारे में क्या है। ये तो एक अवधारणा समझ ली कि ई गवर्नेंस क्या होता है। अब देखो मेंस में हिसाब से ई गवर्नेंस की क्या विशेषताएं हैं, ई गवर्नेंस की लाभ और हानि पूछ सकता है कि ई गवर्नेंस के लाभ क्या है, ई गवर्नेंस की हानि शब्द यूज नहीं करेंगे, ई गवर्नेंस के चैलेंजेस मतलब क्या है, लाभ, बेनिफिट, और हानि नहीं, चुनौतियां। हानि जैसा शब्द यूज नहीं करेंगे, चुनौतियां। तो देखो लाभ तो हम सब उपयोग ही कर रहे हैं कि भाई प्रशासनिक कार्यों में तेजी आ जाती है, प्रशासनिक कार्यों में तेजी, ऑनलाइन चीजें उपलब्ध हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें सारी सुविधाएं हैं। ज्यादातर चीजें तो क्या है, प्रशासनिक कार्यों में तेजी आ गई है। जब प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, साथ ही क्या है, गुणवत्ता में सुधार होगा, गुणवत्ता में सुधार। तीसरा, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। चौथा, जनता व सरकार के मध्य पारदर्शी संवाद होगा। पारदर्शी संवाद, पारदर्शी संवाद मतलब समझ रहे हैं ना भाई। अभी तक क्या है कि जनता और सरकार के बीच, आम आदमी तो कलेक्टर तक पहुंच ही नहीं रहा, मुख्यमंत्री तो पहुंच ही नहीं रहा है, लेकिन ई गवर्नेंस ने क्या किया है, आदमी कमेंट तो कर ही सकता है ना। मुख्यमंत्री के फेसबुक अकाउंट पे कमेंट करे आएगा, उसका जो सर ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां उसको उस पर टैग कर देगा। एक गांव का हो सकता है कोई भी व्यक्ति, या सरकारी कोई सेवा है, नीचे कमेंट कर दिया कि यहाँ पे पैसे लगते हैं, ऐसा वैसा जो भी है। तो सरकार की बात जनता तक और जनता की बात सीधे सरकार तक पहुंच सकती है ई। देखो कल अपन ई गवर्नेंस वाला टॉपिक देखा था कि ई गवर्नेंस होती क्या है और उसकी अवधारणा को समझा था। इसमें हमको अब देखना है भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ई गवर्नेंस हेतु कौन कौन से पोर्टल चलाए जा रहे हैं और कौन कौन से ऐप हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए लॉन्च किए गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन आएगा कि ये ऐप या ये पोर्टल किस लिए है। तो पहले देखते हैं अपन प्रमुख ऐप कौन कौन सी हैं जो सरकार ने लॉन्च की है। प्रमुख एप्लीकेशंस, प्रमुख एप्लीकेशन देखो, एक एप्लीकेशन है समाधान ऐप, समाधान ऐप, और एक है सी विजिल। समाधान ऐप, सी विजिल ऐप, दोनों ही चुनाव आयोग से संबंधित है। विशेषकर जो सी विजिल ऐप है, ये चुनाव के दौरान शिकायत से संबंधित है। चुनाव के दौरान शिकायत दर्ज करना हो आपको। चुनाव के दौरान यदि शिकायत है कि आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ी हो रही, तो चुनाव आयोग को ऐप है, आप डायरेक्ट उस पर डायरेक्ट उस पर शिकायत कर सकते हो। और ये समाधान ऐप भी चुनाव आयोग से ही संबंधित है, लेकिन ये शिकायत से संबंधित सी विजिल है। फिर एक ऐप है सारथी या मदद ऐप, सारथी या मदद ऐप, सारथी या मदद ऐप। ये ऐप काय के लिए है, ये एप्लीकेशन है रेलवे से संबंधित, रेलवे से संबंधित, रेलवे से संबंधित। फिर एक है रीयूनाइट एप्लीकेशन, रीयूनाइट एप्लीकेशन ये है लापता बच्चों का पता लगाना, लापता बच्चों का पता लगाना, लापता बच्चों का पता लगाना।
फिर एक है उत्तम ऐप, उत्तम एप्लीकेशन। उत्तम एप्लीकेशन क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, उससे संबंधित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय उससे संबंधित है। फिर देखो, आरोग्य सेतु ऐप तो अपन जान ही रहे हैं, कोरोना वैक्सीन के दौरान इसका उपयोग किया गया था। आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन, ये क्या है? कोरोना वैक्सीन के शेड्यूल से संबंधित है। कोरोना वैक्सीन के शेड्यूल से संबंधित है आरोग्य सेतु। फिर जन धन दर्शक ऐप, जन धन दर्शक ऐप, बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाना, बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाना, बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने के लिए जनधन। सचेत ऐप, सचेत एप्लीकेशन, ये क्या है? बैंकिंग धोखाधड़ी से रोकने के लिए, बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने हेतु है। बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने हेतु कौन सी ऐप है? सचेत ऐप। फिर एक और है आरंभ ऐप, आरंभ एप्लीकेशन। आरंभ एप्लीकेशन है सड़क सुरक्षा हेतु, सड़क सुरक्षा हेतु, सड़क सुरक्षा हेतु आरंभ ऐप है। एक ऐप है सागर वाणी, नाम सही है, सागर वाणी, मतलब समुद्री आपातकालीन चेतावनी के लिए, सागरीय आपातकालीन चेतावनी के लिए, कि तूफान आ रहा है, मछुआरे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए आदि सूचनाओं के लिए। ई पाठशाला ऐप, ई पाठशाला, ये ई पाठशाला ऐप का से संबंधित है? एनसीईआरटी की किताबों से संबंधित है। यहाँ पे आप एनसीईआरटी की किताबें जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ई पाठशाला। मेघदूत ऐप मौसम से संबंधित है, मेघदूत मौसम से संबंधित है। फिर एक है वाई ब्रेक एप्लीकेशन, वाई ब्रेक एप्लीकेशन। वाई ब्रेक एप्लीकेशन है रोजाना काम और दिनचर्या के साथ, ये सीधे सीधे क्या है? तनाव कम करने के लिए है, तनाव कम करने हेतु, मेंटल डिस्ट्रेस हेतु, मानसिक तनाव को कम करने हेतु है ये। फिर एक और है गर्व ऐप, गर्व ऐप ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की निगरानी के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण की निगरानी हेतु, गर्व ऐप। फिर एक है दर्पण, दर्पण ऐप, ये काय के लिए है? डाक बीमा हेतु, डाक बीमा, गर्व ऐप। फिर एक अभी ऐप लॉन्च की गई थी भारत सरकार द्वारा, अपना चंद्रयान एप्लीकेशन, अपना चंद्रयान, अपना चंद्रयान ऐप। ये क्या है? जो हमारा चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3, इस चंद्रयान 3 की गतिविधि आधारित सहायता सामग्री हेतु एक पोर्टल था अपना चंद्रयान। नहीं देखिए, इतना समझ जाना, अपना चंद्रयान चंद्रयान 3 से संबंधित एक पोर्टल है। फिर एक है अनमोल ऐप, अनमोल एप्लीकेशन।
अनमोल एप्लीकेशन क्या है? गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य की निगरानी हेतु। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु अनमोल ऐप है। फिर एक है मेरी लाइफ ऐप। मेरी लाइफ ऐप। मेरी लाइफ ऐप क्या है? लोगों को, ये पर्यावरण मंत्रालय की ऐप है, लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए प्रोत्साहन करने हेतु। लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु। लोगों को पर्यावरण बचाने हेतु है? प्रोत्साहन। मेरी लाइफ एप्लीकेशन, माई लाइफ ऐप, मेरी लाइफ एप्लीकेशन लोगों को पर्यावरण बचाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। एक और ऐप लिखना, फ्लड वॉच। फ्लड वॉच ये केंद्रीय जल आयोग की ऐप है। बाढ़ के समय लोगों को जागरूक करती है। बाढ़ के समय लोगों को जागरूक करती है। बाढ़ के समय लोगों को जागरूक करती है। फिर देखो शिक्षा मंत्रालय की एक और ऐप है उल्लास। ULLAS, ऐसा उल्लास ऐप है। ये क्या है? शिक्षा मंत्रालय है, बुनियादी साक्षरता को व्यापक और सरल बनाने के लिए। बुनियादी साक्षरता को व्यापक एवं सरल बनाने के लिए, बुनियादी साक्षरता को व्यापक एवं सरल बनाने के लिए उल्लास ऐप है। एक ASI ये एप्लीकेशन है, ये आयकर विभाग की है। आयकर विभाग की ऐप है। और आयकर विभाग की ऐप क्या है? TDS, ब्याज, लाभांश भुगतान, इससे संबंधित जानकारी, जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं उनको कुछ जानकारी देने के लिए आयकर विभाग ने ऐप बनाई है। फिर है एक युवा ऐप, युवा एप्लीकेशन। ये है युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान के लिए। युवा स्टार्टअप को जोड़ने व उनकी पहचान हेतु युवा ऐप। फिर एक है संचार साथी, नहीं तो पोर्टल है अभी, संगम युवा। हाँ, स्केल ऐप, स्केल एप्लीकेशन। स्केल एप्लीकेशन शिक्षा मंत्रालय है, चमड़ा उद्योग के कौशल और रोजगार से संबंधित है। देखो है ये शिक्षा मंत्रालय की, लेकिन काय के लिए है? चमड़ा उद्योग के कौशल एवं विकास के लिए। चमड़ा उद्योग के कौशल एवं विकास के लिए ये एक ऐप है। जलदूत ऐप। जलदूत ऐप ये भी आपकी ग्रामीण विकास मंत्रालय की है, और देश भर में चयनित कुओं का जल स्तर पता करने के लिए, कुओं का जल स्तर पता लगाने हेतु, कुओं का जल स्तर पता लगाने हेतु जलदूत ऐप है।
उमंग ऐप, उमंग, उमंग ऐप क्या है? बिजली कटौती से संबंधित है। नहीं सॉरी, सरकारी सेवाओं तक आसानी तक पहुंच, ई सरकारी सेवाओं को, ई सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंच स्थापित करने के लिए उमंग ऐप आई है। बोलो ऐप, ये भी पुरानी हो गई हालांकि, अब अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए थी, अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए। फिर एक माई स्पीड ऐप आती है, माई स्पीड ऐप, ये तो आप जानते हो गए, ये क्या है? आपके इंटरनेट की स्पीड पता करने के लिए, इंटरनेट की स्पीड पता करने के लिए माई स्पीड ऐप है। खान प्रहरी ऐप, खान प्रहरी ऐप कोयला चोरी पर नियंत्रण हेतु, कोयला चोरी पर नियंत्रण हेतु। और एक है ऊर्जा मित्र ऐप, ऊर्जा मित्र ऐप है बिजली कटौती, बिजली कटौती के प्रबंधन हेतु। बिजली कटौती के प्रबंधन हेतु। अब देखो कुछ मध्य प्रदेश सरकार की विशेष ऐप हैं, मध्य प्रदेश सरकार की ऐप, ये तो हमने क्या है, भारत सरकार की ऐप देखी, एप्लीकेशन। मध्य प्रदेश सरकार की ऐप है, एक है सारा एप्लीकेशन, सारा ऐप। सारा एप्लीकेशन क्या है? राजस्व विभाग की है, बोई गई फसलों की, बोई गई फसलों की जानकारी। वो जो गिरदावरी कर रहे थे ना, उसी से संबंधित है ये सारा ऐप, फसल गिरदावरी ऐप, वो सारा ऐप ही है, बोई गई फसलों की जानकारी के लिए। फिर एक है बलराम ऐप, बलराम एप्लीकेशन। बलराम एप्लीकेशन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, इसकी ऐप है। और ये काय के लिए है? किसानों की समस्याओं को समाधान करने के लिए, किसानों की समस्याओं को समाधान करने हेतु बलराम ऐप, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। फिर एक है सागो बडी ऐप, सागो बडी ऐप। सागो बडी ऐप मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की है, पर्यटन स्थलों की जानकारी हेतु, पर्यटन स्थलों की जानकारी हेतु, पर्यटन स्थलों की जानकारी हेतु। ये दरअसल एक वर्चुअल ट्रैवल ऐप है, मतलब आपको वो पूरा एक ऐप में जाओगे तो एक पर्यटन स्थल का पूरा वर्चुअल टूर करा देगा। जल दर्पण ऐप, जल दर्पण ऐप, जल दर्पण ऐप है पानी की समस्या से छुटकारा, पानी की समस्या से छुटकारा पाने हेतु। फिर है एमपी कल्चर ऐप, एमपी कल्चर ऐप मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का ऐप है। और ये क्या है? संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु है, संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु एमपी कल्चर ऐप। फिर एक ऐप है वायुदूत ऐप, वायुदूत एप्लीकेशन। वायुदूत एप्लीकेशन है अंकुर अभियान हेतु, अंकुर अभियान। अब अंकुर अभियान पता होना चाहिए, अंकुर अभियान वृक्षारोपण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था।
ऊषा ऐप, ऊषा एप्लीकेशन, ऊषा एप्लीकेशन है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की, और ऊर्जा बचाने और पर्यावरण बचाने के तरीके को बताने के लिए, ऊर्जा व पर्यावरण बचाने के तरीके बताती है ये ऊषा ऐप। ठीक है, तो देखो इतनी एप्लीकेशन है, आपको बस एक एक बार पढ़ना है, जानकारी हो जाए कि कौन सी ऐप काय के लिए है। अब है कुछ प्रमुख पोर्टल, कुछ प्रमुख पोर्टल। नंदी पोर्टल, नंदी पोर्टल, नंदी पोर्टल है पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार का। यह है पशु चिकित्सक दवाओं के लिए, एनओसी के लिए, पशु चिकित्सा दवाओं के लिए, एनओसी प्राप्त करने के लिए, एनओसी के लिए, एनओसी मतलब समझ रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उससे संबंधित है नंदी पोर्टल भारत सरकार का। भारत सरकार का ये पोर्टल है। फिर है उद्गम पोर्टल, उद्गम पोर्टल, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पोर्टल। दावा ना की गई राशि को ट्रैक करने के लिए, दावा ना की गई राशि को ट्रैक करने के लिए, दावा न की गई राशि मतलब समझ लेना कि बैंक में किसी का खाता था, वो मर गया, अब वो उसका कोई है ही नहीं रिश्तेदार, तो उसकी जो राशि है वो क्या है, बैंक में पड़ी रहती है। तो ऐसी राशि को ट्रैक करने के लिए उद्गम पोर्टल बनाया आरबीआई ने। फिर एक पोर्टल बनाया गया है सुस्वागतम पोर्टल, सुस्वागतम पोर्टल, सुस्वागतम पोर्टल है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट, और ये काय के लिए है, अदालत में प्रवेश करने के लिए इलेक्ट्रिक पास उपलब्ध कराना। पहले मैनुअल पास बनते होंगे, अब क्या है, इलेक्ट्रिक पास। अदालत में प्रवेश के लिए इलेक्ट्रिक पास की सुविधा उपलब्ध कराता है सुस्वागतम पोर्टल। फिर एक है संचार साथी पोर्टल, संचार साथी पोर्टल, संचार साथी पोर्टल ये दूर संचार विभाग का है, चोरी हुए फोन को ब्लॉक करने के लिए, चोरी हुए फोन को ब्लॉक करवाना हो, और साथ साथ ये भी पता करना हो कि एक आईडी पर कितने सिम एक्टिवेट हैं, ये सब संचार साथी पोर्टल बताता है। फिर एक है संगम युवा पोर्टल, संगम युवा पोर्टल, ये संगम युवा पोर्टल है शिक्षा मंत्रालय का, पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के बीच समझ विकसित करने के लिए, पूर्वोत्तर राज्य व अन्य राज्यों, पूर्वोत्तर राज्य व अन्य राज्यों के बीच आपसी समझ को विकसित करने के लिए ये ऐप है। फिर है ई समाधान पोर्टल, ई समाधान पोर्टल, ई समाधान पोर्टल क्या है, ये यूजीसी का है, यूजीसी का पोर्टल है, और ये क्या कर रहा है, ये छात्रों से संबंधित शिकायतों का निवारण कर रहा है, छात्रों से
संबंधित शिकायतों का निवारण, छात्रों से संबंधित शिकायतों का निवारण। फिर एक है वैदिक हेरिटेज पोर्टल, वैदिक हेरिटेज पोर्टल, ये कौन का है? ये आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र उनका है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। और देखो नाम से ही है वैदिक हेरिटेज, मतलब जो वैदिक परंपराओं को ज्ञान को समझने में ये मदद करेगा। पोर्टल वैदिक ज्ञान परंपराओं को समझने में मदद करेगा। फिर है एक निदान पोर्टल, निदान पोर्टल ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नशे से संबंधित है तो क्या है ये पोर्टल? मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधी का विवरण हासिल करने हेतु है। निदान पोर्टल मादक पदार्थों से जुड़े, मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधियों की जानकारी, मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधियों की जानकारी को हासिल करने का पोर्टल है निदान पोर्टल। फिर है राइट टू रिपेयर पोर्टल, राइट टू रिपेयर पोर्टल, राइट टू रिपेयर पोर्टल। राइट टू रिपेयर पोर्टल क्या है? उपभोक्ता मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय। और देखो नाम ही है राइट टू रिपेयर, मतलब इस पोर्टल के माध्यम से आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट मैनुअल ग्राहकों, मतलब हमको सुधारने के लिए जो भी जानकारी होगी वो ये ऐप आपको उपलब्ध कराएगी। फिर एक और है सुविधा पोर्टल, ये भी चुनाव आयोग का पोर्टल है। सुविधा पोर्टल चुनाव के उम्मीदवारों का ऑनलाइन नॉमिनेशन और एफिडेविट जमा करने की सुविधा, चुनाव उम्मीदवारों का ऑनलाइन नॉमिनेशन और एफिडेविट जमा करने की सुविधा, सुविधा पोर्टल। फिर है ई सहज पोर्टल, ई सहज पोर्टल। ई सहज पोर्टल क्या है? प्राइवेट कंपनियों की सुरक्षा हेतु, प्राइवेट कंपनियों, प्राइवेट कंपनियों की सुरक्षा की मंजूरी देने हेतु, प्राइवेट कंपनियों की सुरक्षा की मंजूरी देने हेतु ई सहज पोर्टल। फिर है पेंसिल पोर्टल, पेंसिल पोर्टल है बाल श्रम पर नियंत्रण हेतु, बाल श्रम पर नियंत्रण हेतु पेंसिल पोर्टल है। ठीक है ना? पेंसिल का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर द इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, पेंसिल, PENCIL, पेंसिल प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट फॉर नो
चाइल्ड लेबर। ठीक है ना, आपको तो बस याद रखना है कि बाल श्रम को रोकने के लिए है। फिर इसमें आपको याद रखना है ई बिज पोर्टल। ई बिज पोर्टल, ये ई बिज पोर्टल क्या है? न्यू बिजनेस से संबंधित, नया व्यापार आप स्थापित कर रहे हो उससे संबंधित ये कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री का पोर्टल है ई बिज पोर्टल। इसी टाइप से है ई मंडी पोर्टल। ई मंडी पोर्टल, ई मंडी पोर्टल किसानों की वस्तु, कृषिगत वस्तुओं की सरकारी खरीदी है तो ई मंडी पोर्टल है। फिर एक किसान पोर्टल है, किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। देखो ये तो सरल है, नाम से इसमें दिख रहा है। ठीक है, फिर देखो हमने एक निदान ऐप देखा था अभी, और एक है निदान पोर्टल। एक हमने क्या अभी निदान पोर्टल देखा था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से संबंधित था एक निदान पोर्टल। एक निदान पोर्टल बीमारियों की निगरानी हेतु भी है, दोनों याद रखना। निदान बीमारियों की निगरानी हेतु। ठीक है ना, यदि निदान पोर्टल पूछेगा तो दोनों में से एक ऑप्शन देगा, दोनों नहीं देगा। फिर एक है सेज, SAGE, सेज पोर्टल। SAGE, सेज पोर्टल, यह है वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, ये सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं के लिए है सेज पोर्टल। फिर है गोवर्धन पोर्टल। गोवर्धन पोर्टल क्या है? जैविक ठोस अपशिष्ट के निपटारण के लिए, जैविक ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए, जैविक ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए है। सेहत पोर्टल, सेहत पोर्टल का एक लिए है रक्षा मंत्रालय द्वारा तीनों सेनाओं के लिए टेलीमेडिसिन, रक्षा मंत्रालय का है सैनिकों के लिए टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन समझ रहे ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, ये इसके लिए है सेहत पोर्टल। शगुन पोर्टल, स्कूलों को आपस में जोड़ने के लिए, स्कूलों को आपस में जोड़ने के लिए है शगुन पोर्टल। MP ऑनलाइन नहीं, अभी MP ऑनलाइन मत लिखो, अभी लिखना दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल यह है शिक्षकों की जीवन शैली को डिजिटल बनाने हेतु, शिक्षकों को डिजिटल बनाने हेतु, शिक्षकों को डिजिटल बनाने हेतु। फिर एक है पोषण ज्ञान पोर्टल। देखो ये तो नाम से ही समझ आ रहा है, पोषण ज्ञान पोर्टल, कि भाई ये पोषण से संबंधित है, मतलब पोषण के बारे में जानकारी हेतु बस इतना याद रखना है कि नीति आयोग का पोर्टल है, नीति आयोग का पोर्टल है। तो देखो मध्य प्रदेश सरकार का एक पोर्टल है, इस साल लॉन्च किया था उसने, उसका नाम है सरल संयोजन पोर्टल। सरल
संयोजन पोर्टल। ये क्या है, विद्युत विभाग में नया कनेक्शन हेतु, नवीन कनेक्शन हेतु, नया विद्युत कनेक्शन हेतु मध्य प्रदेश सरकार का सरल संयोजन पोर्टल। फिर एक है प्रगति पोर्टल, हालांकि पुराना पो हो गया है बहुत, लेकिन फिर भी आ सकता है प्रगति पोर्टल। प्रगति, प्रो, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। और ये क्या है, मतलब ये एक पोर्टल है जो योजनाओं पर जानकारी रखने के काम आता है। राज्यों को अपनी स्थिति जानने हेतु कि उन्होंने क्या प्रगति की है, उसके लिए एक भारत सरकार का ऐप है प्रगति पोर्टल। फिर एक है स्वयं, SWAYAM, स्वयं। ये पोर्टल भी क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का है, और इसमें बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं। स्वयं, इसका भी फुल फॉर्म स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। फुल फॉर्म छोड़ो, बस आप इतना याद रख लेना कि ये भी क्या है, शिक्षा मंत्रालय का है, और इसके अंतर्गत विभिन्न ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं। ठीक है, अब देखो, ये तो प्रमुख ऐप और प्रमुख पोर्टल हो गए हैं। अब थोड़ा सा ई गवर्नेंस से संबंधित और कौन सी योजनाएं हैं या और कुछ भी है, उसको थोड़ा सा अपन अलग से देख लेते हैं। जैसे ई गवर्नेंस से संबंधित है, आपका एक चलता है भारत नेट प्रोजेक्ट। भारत नेट प्रोजेक्ट, भारत नेट प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत हुई है 2011 में। 2011 में, ठीक है ना। इसका नाम 2015 में बदलकर क्या कर दिया गया, भारत नेट रख दिया गया। भारत नेट, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य है भारत की समस्त ग्राम पंचायतों को आपस में ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना। ब्रॉडबैंड कनेक्शन मतलब वही ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराना, यह है आपका भारत नेट। तो देखो दोनों डेट याद रखना, 2011 से चालू है, लेकिन इसको 2015 में नाम बदल दिया गया इसका। फिर है राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, ठीक है ना। ये भी दरअसल क्या है, देखो नाम से ही समझ आ रहा है, भारत को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए इसको लागू किया गया था। और इसके अंतर्गत शुरू में पहले क्या है, इनने बोला गया था कि हम 20 घंटे का प्रशिक्षण देंगे डिजिटल लिटरेसी के लिए, 20 घंटों का हम प्रशिक्षण देंगे। और 2015 में इसका नाम बदल के कर दिया गया डिजिटल साक्षरता अभियान। 2015 में
डिजिटल साक्षरता अभियान। इसका नाम नहीं बदला, दरअसल अलग से एक चालू कर दिया। ये चल ही रहा था, ये जो अपना 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन आया था, डिजिटल इंडिया मिशन 2015, उसके तहत ही राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन आया था, जिसके तहत क्या है 20 घंटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा था लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए। इसका क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं। 2015 में सरकार ने फिर से डिजिटल साक्षरता अभियान प्रारंभ कर दिया, दिशा नाम से। इसका क्या है, डिजिटल साक्षरता अभियान ऐसा करके, दिशा नाम से। अब बाद में इसी को 2017 में भारत सरकार ने क्या कर दिया, इसको प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, पीएमजी दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, पीएमजी दिशा। इसका ये 2017 नहीं सॉरी 2019, और इसका उद्देश्य है देश के प्रत्येक परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना। मतलब प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को, प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना। फिर देखो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए चलता है वो है डिजिटल इंडिया मिशन 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 2015, डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। इसके घटक क्या क्या है इसमें, तो डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण, डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण, डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवा को जनता तक पहुंचाना, पहला। दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवा पहुंचाना, और तीसरा इसका हिस्सा है डिजिटल साक्षरता, डिजिटल साक्षरता। तो देखो जी डिजिटल साक्षरता के लिए ही फिर क्या है डिजिटल साक्षरता अभियान चालू किया गया। डिजिटल साक्षर अभियान को ही बाद में क्या है पीएम दिशा के रूप में और ज्यादा एग्रेसिव रूप से किया गया कि देश के प्रत्येक परिवार में से कम एक व्यक्ति को हम डिजिटल रूप से साक्षर बनाएंगे। ठीक है, तो ये डिजिटल इंडिया मिशन है। और फिर देखो इसके आधारभूत स्तंभ भी हैं कि भाई हमको क्या क्या करना पड़ेगा इस डिजिटल साक्षरता अभियान के, ये डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत कि भैया एक ब्रॉडबैंड हाईवे का निर्माण करना पड़ेगा, मतलब वही देश के पूरे गांवों तक ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंचाना पड़ेगा, मोबाइल कनेक्टिविटी को यूनिवर्सल करना पड़ेगा, पब्लिक के लिए इंटरनेट एक्सेस को आसान बनाना पड़ेगा, और भी ऐसे 8-9 पॉइंट थे। बस आपको याद रखना कि ये डिजिटल इंडिया मिशन 2015। फिर है डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2020, डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो नॉर्थ पूर्वोत्तर के राज्यों हैं उनको डिजिटल प्रौद्योगिकी की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन लागू किया गया। यह भी डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ही लॉन्च किया गया था।
ठीक है। फिर अब देखो, एक पुराना चलता है स्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम है। ये 2005 से चल रहा है और इसके तहत क्या किया जा रहा है, भारत सरकार की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजनाओं को संचालित करने हेतु बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराता है। ये स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान प्रोजेक्ट के नाम से चलता है ये, 2005। ठीक है ना, स्वान प्रोजेक्ट 2005। और ये वही कि भैया इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना है स्टेट वाइड एरिया पूरे राज्य के अंतर्गत। पुराना हो गया लेकिन फिर भी पेपर में पूछ सकता है। मध्य प्रदेश सरकार का एक ज्ञान दूत चलता है, ज्ञान दूत, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। एक चलता है हेड स्टार्ट, हेड स्टार्ट, हेड स्टार्ट क्या है, मध्य प्रदेश के सभी छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, मध्य प्रदेश का है ये, मध्य प्रदेश के छात्रों को बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए हेड स्टार्ट प्रोजेक्ट चल रहा है। ज्ञान दूत प्रोजेक्ट का एक लिए चल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना है। और एक और चल रहा है ग्राम संपर्क, ग्राम संपर्क, ग्राम संपर्क क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी कार्यक्रमों की शिकायत यदि उनको कुछ चल रही है तो उसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टाइप का उपलब्ध कराया जा रहा है ग्राम संपर्क के नाम से। ठीक है ना, बस इतने ही आपके लिए बहुत है। ठीक है ना, तो देखो ये विभिन्न ऐप और विभिन्न पोर्टल और विभिन्न नीतियां हैं जो ई गवर्नेंस से संबंधित हैं। बहुत कुछ नहीं, बस इनकी शुरुआत की डेट और ये काय के लिए है, क्या करते हैं, इतना ही आपको याद रखना है। अब देखो इसमें अंतिम अपना टॉपिक है ई गवर्नेंस में, ई गवर्नेंस सेवा परिपक्वता मॉडल, ई गवर्नेंस सेवा परिपक्वता मॉडल, ई गवर्नेंस सेवा परिपक्वता मॉडल क्या होते हैं और इसके हमको विभिन्न मॉडल देखना है कि भाई किसी भी देश में ई गवर्नेंस की सेवाओं को कैसा उसका विस्तार हो रहा है, उसकी क्या प्रसार है, उसकी क्या स्थिति है, उसको समझने के लिए क्या है विभिन्न मॉडलों का विकास किया गया है। ठीक है ना, इन मॉडलों में 1 से लेके 6 चरण तक हो सकते हैं, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, अलग अलग चरण हो सकता है। तो देखो हमको तो नाम से आएगा कि संयुक्त राष्ट्र का ई गवर्नेंस मॉडल में कितने चरण है। ठीक है ना, या ये चरणों के नाम क्या है, तो बहुत डिटेल में नहीं, केवल हमको चरण और कितने चरण हैं और चरण के नाम क्या है उनको हमको याद रखना है। जैसा एक सबसे पहले है रेडियो परिपक्वता मॉडल, रेडियो परिपक्वता मॉडल, रेडियो परिपक्वता मॉडल, इसमें 2 चरण होते हैं। इसका जो पहला चरण है उसको कहते हैं सूची निर्माण और दूसरा चरण होता है लेन देन का, ट्रांजैक्शन, लेन देन। ठीक है ना, सूची निर्माण और लेन देन। फिर है इसमें वर्ल्ड बैंक का परिपक्वता मॉडल, वर्ल्ड बैंक का परिपक्वता मॉडल, ये 3 चरण में होता है। इसका पहला चरण है पब्लिश, प्रसारण, प्रसारण। दूसरा चरण है मेलजोल करना, मेलजोल करना।
और तीसरा चरण है लेन देन। देखो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ई गवर्नेंस के परिपक्वता मॉडल, रेडियो परिपक्वता मॉडल 2 चरण का होता है, दोनों चरण याद रखना है। वर्ल्ड बैंक का परिपक्वता मॉडल 3 चरण का है। 3 चरण कौन कौन से हैं? प्रसारण, मेलजोल करना और लेन देन। 2 मॉडल हो गए। फिर तीसरा मॉडल है इनमें सिस्को परिपक्वता मॉडल। सिस्को का मॉडल है ये। सिस्को का परिपक्वता मॉडल भी 3 चरण है। इसमें पहला चरण है सूचना प्रसारण, सूचना प्रसारण पहला चरण। दूसरा चरण है लेन देन की क्षमता, लेन देन की क्षमता। और तीसरा चरण है नागरिक सेवाओं में परिवर्तन, नागरिक सेवाओं में परिवर्तन। ठीक है। और एक और है 3 चरण वाली मॉडल जिसको कहते हैं हार्वर्ड मॉडल, हार्वर्ड परिपक्वता मॉडल। ये इसके भी 3 चरण है। इसका भी पहला चरण है प्रसारण, दूसरा चरण है बातचीत इंटरैक्ट, और तीसरा चरण है ट्रांजैक्शन लेन देन। तो देखो कम से कम इतना याद रख लेना कि कौन सा मॉडल 2 चरण का है, और ये वाले 3 मॉडल अपने 3 चरण वाले मॉडल देखे। सिस्को का मॉडल भी 3 चरण का है, और वर्ल्ड बैंक का मॉडल भी 3 चरण का है, और ये हार्वर्ड का मॉडल भी 3 चरण का है। फिर इसमें आता है गार्टनर मॉडल। गार्टनर ये वाला मॉडल पेपर में पूछा गया है। गार्टनर के अनुसार परिपक्वता मॉडल। गार्टनर मॉडल 4 चरण का होता है। पहली बात तो ये जान लो कि 4 चरण कौन कौन से 4 चरण। पहला चरण है इसका सूचना, इंफॉर्मेशन। दूसरा इसका चरण है सहभागिता, पार्टिसिपेशन, सहभागिता। तीसरा चरण है लेन देन, और चौथा चरण है परिवर्तन। ठीक है ना। तो गार्टनर के मॉडल में 4 चरण है। 4 चरण का परिपक्वता मॉडल गार्टनर का है। फिर है यूनाइटेड नेशन का मॉडल, ये भी 4 चरण का है, यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का मॉडल। इसमें पहला चरण है नवीन सूचना का विकास, नवीन सूचना का विकास। दूसरा चरण है बढ़ती हुई सूचना सेवाएं, बढ़ती हुई सूचना सेवाएं। तीसरा चरण है लेन देन सेवाएं, और चौथा चरण है सेवाओं का जुड़ाव। सेवाओं का जुड़ाव। ठीक है। तो गार्टनर और यूनाइटेड नेशन दोनों के मॉडल 4 चरण के हैं। फिर इसमें अगला 5 चरण वाला मॉडल है ली परिपक्वता मॉडल। ली परिपक्वता मॉडल, इसमें 4 चरण है। इसका पहला चरण क्या होता है? उपस्थिति, उपस्थिति, प्रेजेंटिंग। दूसरा चरण क्या होता है इसका? इसका दूसरा चरण है आत्मसात करना। तीसरा चरण, तीसरा चरण क्या है? सुधार। चौथा चरण है इसमें मॉर्फिंग, और पांचवा चरण है ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। तो ये ली का 5 चरण वाला मॉडल है। और 5 चरण वाला एक और मॉडल याद रखना है, हिलर एवं बेलेंगर परिपक्वता मॉडल। हिलर एवं बेलेंगर, हिलर एवं बेलेंगर का परिपक्वता मॉडल। इसके भी 5 चरण है। पहला चरण है सूचना,
दूसरा चरण है दो तरफा संचार, टू वे कम्युनिकेशन, दो तरफा संचार। तीसरा चरण है लेन देन का। चौथा चरण है एकीकरण। पांचवा चरण है सहभागिता। सहभागिता, बस ये इतने परिपक्वता मॉडल को आपको ध्यान में रखना है। अब क्या है, देखो इसके डिटेल में समझने का कोई मतलब नहीं है कि सूचना क्या होती है। अब जो सूचना होती है वही है, ये ले दे के क्या है कि किसी देश में ई गवर्नेंस की क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी के लिए परिपक्वता मॉडल को समझना जरूरी होता है। तो हमको तो पेपर में सिर्फ ये आएगा कि परिपक्वता मॉडल में कितने चरण होते हैं और किसका परिपक्वता मॉडल कैसा है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे मॉडल है, अपन ने खास खास देख लिया, इतने ही अपने लिए बहुत है, ठीक है ना। तो देखो अपना ई गवर्नेंस वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब इसमें अपने केवल दो टॉपिक बचे हैं, एक बचा है रोबोटिक्स और दूसरा बचा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो कल देखेंगे उनको अपन।